कृषि कानूनों का विरोध, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। 26 जून की परेड से पहले किसानों ने की रिहर्सल। हरियाणा समेत पूरे देश में होगी परेड। रोहतक में इनेलो की जिला कार्यकारिणी बैठक। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, की किसान आंदोलन की तारीफ। फतेहाबाद बिजली निगम कार्यालय पर किसानों का धरना। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। और फरीदाबाद में पूल पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। 7 युवक और 7 युवतियों को किया काबू। नशे की हालत में मिले सभी युवक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए रुख कर लेते हैं खबरों का। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार को शुक्रवार सुबह तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। उनको तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रखा गया है। पहले वो मंडोली जेल में बंद थे। सूत्रों का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा कारणों के चलते ही उन्हें मंडोली जेल से शिफ्ट कर तिहाड़ में रखा गया। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि ये रूटीन की प्रक्रिया है, शिफ्टिंग को लेकर खतरे जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल चर्चाएं ये भी हैं कि गैंगस्टर काला जठेड़ी की वजह से सुशील कुमार को शिफ्ट किया गया। इस गैंगस्टर से उनकी जान को खतरा संभवतः माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ को पीटा गया था तो उसी समय एक सोनू महल नामक व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई थी और वो चश्मदीद गवाह है। बताया जा रहा है कि वह काला जठेड़ी उर्फ संदीप काले का भांजा भी है। गैंगस्टर काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है, जो फिलहाल दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से अपनी गैंग चला रहा है। अपराध की दुनिया में काला जठेड़ी काफी मशहूर है और वो लंबे समय से अपना ये गैंग चला रहा है। जानकारी के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि पहलवान सुशील कुमार की जान को खतरा है और जो काला जठेड़ी है वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई बड़े गैंगस्टर से संपर्क में है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में वो दिल्ली में अपनी गैंग को बढ़ाना चाह रहा है। दुबई में बैठकर ही वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत अलग अलग जगहों पर वारदातें करा रहा है। इस गैंगस्टर पर कई तरह के अलग अलग मुकदमे भी दर्ज हैं। कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही अब किसान भी अपने आंदोलन को तेज करने की बात कह रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात अब किसानों ने कही है। रिहर्सल के लिए 2-2 जिलों को ट्रैक्टर मार्च लेकर गाजीपुर बॉर्डर आने का आह्वान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि सहारनपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। रास्ते में इस मार्च में मुजफ्फरनगर जिले के ट्रैक्टर भी शामिल होंगे। मुजफ्फरनगर होते हुए ये ट्रैक्टर मार्च मेरठ के सिवाया टोल पहुंचेगा। रात में ट्रैक्टर मार्च का पड़ाव सिवाया टोल पर रहेगा। शुक्रवार की सुबह 10 बजे ट्रैक्टर मार्च सिवाया टोल से गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की अगवानी में ट्रैक्टर मार्च गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। तो वहीं इस रिहर्सल के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम 26 जून की परेड से पहले रिहर्सल कर रहे हैं ताकि हमारे ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं। आपको बता दें कि 26 जून को किसानों के आंदोलन को पूरे 7 महीने होने जा रहे हैं और ऐसे में हरियाणा सहित पूरे देश में किसान अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन करेंगे। 5 बजे के आसपास होगी, कुछ दिखाएंगे 5 बजे शाम को, फिर हाँ रात को होगी। हाँ होगी, तो ट्रैक्टर खड़े हैं, यही तो रैली है। आज भी होगी, 26 तारीख में भी देखा, सब यहीं मिलेगा, पूरा कुनबा है यहीं आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा अभी 2 घंटे में। और हाँ। इसके पीछे मकसद ये है कि ट्रैक्टर दिल्ली में चलना ना भूल जा, दिल्ली तक इनके दिल्ली के रास्ते पता रहने चाहिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग ना, ये नहीं, काफी लोग हैं।
और तो इंतजाम रहेगा, रात को सब लोग रुकेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, सलाह करेंगे। हाँ, मीटिंग होगी। और आगे गवर्नमेंट से बात करने का क्या? गवर्नमेंट तो बात जब करेगी जब कर लेगी। सरकार तो है ही नहीं, अभी सरकार कहाँ है? सरकार 22 जनवरी के बाद में सरकार मिली नहीं कहीं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम तेज कर दिया है, जिसके लिए खुद INLD के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जिला स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कार्यकर्ताओं के सुझाव सुन रहे हैं ताकि पार्टी को और मजबूती प्रदान की जा सके। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को भी उन्होंने याद किया। चौटाला ने कहा कि नए कृषि कानून रद्द होने तक किसान वापस आने वाले नहीं हैं। चौटाला ने कहा कि नए कृषि कानूनों का सबसे पहले INLD ने विरोध किया और किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैंने उनसे पूछा कि अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ, कहीं देश के प्रधानमंत्री ने किसान के साथ बातचीत करने की बजाय इसे लंबा लटकाने का काम किया, तो फिर इस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? वो कहने लगे कि हम 6-6 महीने का राशन लेकर के आए, हमें इसके लिए 2024 तक भी बैठना पड़ा तो 2024 तक बैठ करके सरकार का विरोध करेंगे और किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। हमें उनके हौसले को देख करके उनको सलाम करना चाहिए और हमें भी इस बात का फैसला लेना चाहिए कि आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में सबसे पहले अगर किसी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, इन काले कानूनों का सबसे पहले किसी ने विरोध किया, तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। जब हमने इसका विरोध किया तो हमने लगातार इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जिलों से अलग अलग ट्रैक्टर यात्राएं निकाल करके हजारों हजारों की संख्या में लोगों को साथ ले जा करके इस आंदोलन को ताकत देने का काम किया। 500 किलोमीटर से चल करके पंजाब के अमृतसर तक के लोग जो हैं, जो इस आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की दुख और तकलीफ ना हो, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता ने बिना झंडा और बिना अपना पोस्टर लिए हुए उनके बीच में रह करके उनकी हर तकलीफ को दूर करने का काम किया। इसके फरीदाबाद और बल्लभगढ़ मार्केट से लगा व्यापार मंडल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक बाजार में सभी तरह के छोटे बड़े दुकानदार हैं और लॉकडाउन के बाद दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश हैं। व्यापारियों ने कैबिनेट मंत्री से मांग की है कि रविवार को भी बाजार खुलने के आदेश दिए जाएं। इस पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी प्रधानों की बात ध्यान से सुनी और कहा, हमारी सरकार व्यापारियों की हितैषी सरकार है। सारे व्यापार मंडल वाले, हरियाणा व्यापार मंडल के पूरे फरीदाबाद के प्रेसिडेंट आए हुए हैं और वो प्रेसिडेंट हैं जो जिनके अपनी शॉप भी हैं, अपना कार्य भी करते हैं, दुकानदार भी हैं, दुकानदार की मजबूरी भी समझते हैं। हम लोग पिछले संडे डीसी साहब ने क्लोज करवा दिया। हम लोग मूलचंद शर्मा जी के पास, मंत्री जी के पास आए कि भाई मंत्री जी, हम लोग 7 दिन दुकान खोलना चाहते हैं, जो नहीं खोलना चाहते वो ना खोले। डीसी की साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बंदिश हमारे पास नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यापारी चाहते हैं, गरीब तबका है, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों को नहीं पता लगेगा इस बात का, गरीब लोग बहुत हैं, छोटे व्यापारी हैं, पान का खोखा है, चाय की दुकान है, तंबाकू की दुकान, छोटे छोटे दुकानदार हैं, परचून की दुकान है। 7 दिन हमारी गुजारिश थी मूलचंद शर्मा जी से और उन्होंने तुरंत डीसी साहब को फोन लगा दिया और डीसी साहब से कह दिया कि आप ये आदेश। शहर के फरीदाबाद के व्यापारी संगठनों के सभी लोग और कोरोना की बहुत लंबी मार से व्यापारियों ने झेला है, झेला नहीं ना, भुगता भी है। जो हालात शहर के रहे, शहर में या पिछले साल का समय हो, ये साल हो, और हमने कहा है कि जैसे गुड़गांव, रोहतक या दूसरे जिले हैं, उनकी तजवीज़ हो जाती और जिन आदमियों को बंद करना बंद कर लेगा, जिन्हें खोल लेगा। किसी को बंदिश नहीं होनी चाहिए। जो मॉल पर बंदिश नहीं है, जो गुड़गांव बंदिश नहीं है, रोहतक में बंदिश नहीं है, पलवल नहीं है, मेवाती, फरीदाबाद में बंदिश भी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसलिए
कहने का मैं कि मुझे जिम्मेदारी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है कोविड के समय ताकि लोगों की बात। हरियाणा सहित पूरे देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर एक्शन लगातार जारी है। अब ऐसे में हरियाणा के अंबाला में भी प्रशासन एक्शन में आ चुका है। अंबाला उपायुक्त ने बताया कि इससे बचाव के लिए रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। अंबाला उपायुक्त ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोरोना की तीसरी लहर फैल सकती है, जिसके मद्देनजर अंबाला जिले में इससे बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हमने आज ही से ही जो है लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वैक्सीन लगवाने के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में जिनके सभी कर्मचारियों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वहां पर बाकायदा सेंटर लगाकर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ये जगह आपके लिए सुरक्षित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो इंडिया में भी या बाकी जगह आ रहा है, तो उसके कयास लगा जा रहे हैं कि थर्ड वेव शायद इससे हो सकती है। तो उसके लिए हम दो तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पहला तो कि प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज़ कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क या फिर हैंड सैनिटाइज या धोने की जो लोगों में आदत डालनी है वो, तो उसके लिए हम आईसी कर रहे हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें अंबाला में अभी तक 50% के ऊपर लोगों को पहली डोज लग गई है और 15% के ऊपर लोगों को सेकंड डोज लग गई है। तो इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जो आज से और कुछ कल से हम लागू कर लेंगे। इसमें पहला है कि जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनकी हमने लाइन लिस्टिंग कर ली है। उसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स, तो उन सभी को जो लोग बच गए हैं उनको सभी को युद्ध स्तर पर अगले आने वाले एक हफ्ते में उनको वैक्सीनेट करवा लेंगे हम। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लोगो लगवा देंगे वहाँ पे कि भाई ये प्लेस सेफ है, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या ओनर है वो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हैं। इसके अलावा तीसरा, जो गांव वाइज भी हम देख रहे हैं, हर गांव में लाइन लिस्टिंग करवा के कि भाई इस गांव में इतने परिवार हैं, इसमें से इतने लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। जो लोग बचे हैं उनके लिए युद्ध स्तर पर काम करके जल्दी से जल्दी वो पूरा करेंगे। और दूसरा, कल से हम हरियाणा के अंबाला में जन कर्मचारी संघ हरियाणा और जन स्वास्थ्य हरियाणा ने उपायुक्त ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में सरकार स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को सुधारे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो कच्चे कर्मचारी हैं सरकार उन्हें पक्का करने का काम करे और जितने भी पद अभी खाली हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तीसरी लहर से पहले ही बेड और अस्पतालों का इंतजाम किया जाए ताकि तीसरी लहर आने पर जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। कर्मचारी संघ हरियाणा और जन स्वास्थ्य अभियान हरियाणा ने आज अंबाला के अंदर जो कोरोना काल के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका जो जनाजा सरकार की गलत नीतियों के कारण जो निकला है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग पॉजिटिव हुए, हजारों की तादाद में लाशें मिली। जैसे नोटबंदी के टाइम में मोदी सरकार ने बैंकों के अंदर लाइन लगवाई थी, उसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए शमशान घाट में और अस्पतालों में भी इस सरकार ने लाइनें लगाने का काम किया। और अब जो सरकार के जो निदेशक एम्स के वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए आज हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये अपील करना चाहते हैं कि पहली लहर और दूसरी लहर में आपकी जो नाकामियां थी उन नाकामियों से सबक लेते हुए और जो इस देश के प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कर्मचारी संगठन है, उनकी बात को आप मानते हुए तीसरी लहर को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएं। स्वास्थ्य सेवाओं की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। उनमें जो काम करने वाले कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाए और जो खाली पड़े पद हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में आशा वर्करों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान सीएमओ और उपायुक्त को आशा वर्कर ने ज्ञापन सौंपा। आशा वर्कर प्रधान कमलेश ने ये बताया कि कोरोना काल में आशा वर्कर अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर काम करते रहे हैं, लेकिन सरकार अब हमारी मांगे नहीं मानकर हमारे साथ अन्याय कर रही है। आशा वर्करों द्वारा ऐप डाउनलोड को लेकर विरोध किया और आशा वर्कर का 50% पैसा काटने का भी जमकर विरोध किया गया। आशा वर्कर्स ने मांग करते हुए कहा कि हमसे वही काम कराया जाए जो जायज है, इसके अलावा हम कोई और काम नहीं करेंगे। इस दौरान आशा वर्कर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर जल्द हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐप डाउनलोड के विरोध में और जो हमारा 50% पैसा काटा गया उसके विरोध में हम डीसी और सीएमओ के माध्यम से हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और सरकार को हम बार बार ये ज्ञापन दे चुके हैं। अगर इस ज्ञापन के देने के बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो हो सकता है हमें हड़ताल पे जाने के लिए भी ये सरकार मजबूर कर दे। हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल पे जाएं, क्योंकि तीसरी लहर के लिए भी WHO ने अवगत करवा रखा है। हम नहीं चाहते कि हमें हड़ताल पे जाना पड़े। इस करके सरकार चेत जाए और हमसे ऐप डाउनलोड न करवाया जाए और बार बार हमारे ऊपर प्रेशर न किया जाए, यही हम सरकार से गुजारिश करते हैं। और अब सीएमओ के माध्यम से आज हम ये फोन देने के लिए भी तैयार हैं। हम फोन से हमें काम करवाया जाए तो वही काम करवाया जाए जो जायज है। आज आशा वर्करों ने ज्ञापन दिया है, उसमें ये है कि आशा ऐप है और आशा ऐप वो सारे ऊपर वाले अधिकारी देखेंगे, तो ये चाह रही है कि हमारा ऐसा ऐप ऊपर वाले अधिकारी ना देखें। तो इस बारे में ज्ञापन दिया है इन्होंने और कुछ पे को लेके बोला है कि हमारी तनख्वाहें कम है, तो हमने वो ज्ञापन हम MD-NHM को भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद खोरी गांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर निगम प्रशासन और वन विभाग द्वारा तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब कभी भी इन घरों पर पीला पंजा चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौका मुआयना करने खोरी गांव पहुंचे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था और अब प्रशासन अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है, जिसे कभी भी अंजाम दिया जा सकता है। वहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम एक बार फिर खोरी गांव में पहुंची और हालात का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर अधिकारियों की गाड़ियां खोरी गांव में पहुंची हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। प्रशासन की इस कार्रवाई का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से गांव को कहीं और बसाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको सिंपली एक ही बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बहुत क्लियर अनएम्बिगुअस ऑर्डर्स हैं, 6 हफ्ते का समय दिया है। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन MCF जो है तीनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी मौका देख लिया है और कार्रवाई पूरी होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भूमाफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बोलेबाज उठा के जमीन दी? सब चीज़ों पर कार्रवाई ज़रूर होगी और ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, 6 हफ्ते का समय है। लेटर एंड स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स अंडर अ स्ट्रैटेजी काम कर रहे हैं और हम मौके पर दूसरी तीसरी बार विजिट कर रहे हैं और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विजिट थी। सो बेसिकली मैं आपको ये एश्योर कर सकती हूँ कि हरियाणा के यमुनानगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह मात्र 15 मिनट के अंतराल में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन झपट ली। मॉडल टाउन में घर के बाहर सैर कर रही बुजुर्ग महिला के गले से 3 तोले सोने की चेन झपटी तो रामपुरा कॉलोनी में पूजा के लिए फूल तोड़ रही महिला के गले से सोने की चेन झपटी गई। दोनों की वारदातें सुबह 6 बजे से 6:15 बजे के बीच हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मॉडल टाउन निवासी 61 वर्षीय प्रवीण रानी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि करीब 6:15 बजे वो घर के बाहर सैर कर रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने उनके गले से चेन झपट ली। आपको बता दें कि हरकतें संदिग्ध देखकर वो महिला घर के अंदर जाने भी लगी, तभी आरोपी युवक ने झपट्टा मारकर 3 तोले की सोने की चेन छीन ली और साथी के साथ बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। वारदात बुजुर्ग के घर के बाहर लगी CCTV कैमरों में कैद हो गई। बुजुर्ग महिला ने CCTV फुटेज पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
हरियाणा के चौटाला परिवार की रार एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई, जहां मंगलवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परदादा देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण किया था। उसे चचेरे भाई करण चौटाला ने गंगा जल से धुलवा दिया है। करण की तरफ से कहा गया है कि मूर्ति का शुद्धिकरण इसलिए करवाया गया क्योंकि जिन्होंने मूर्ति लगवाई यानी दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम देवीलाल के नाम का गलत इस्तेमाल किया। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला के लड़के करण अपने समर्थकों संग मूर्ति के अनावरण वाली जगह पहुंचे थे। सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में देवीलाल की 18 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई गई थी। वहां करण चौटाला ने सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़कर पूरी मूर्ति को धोया। करण चौटाला INLD के सीनियर नेता अभय चौटाला के लड़के हैं। वहीं दुष्यंत अभय के भाई अजय चौटाला के लड़के हैं। दुष्यंत जननायक जनता पार्टी के मुखिया हैं। दुष्यंत ने 2018 में परिवार में फूट के बाद ये पार्टी बनाई थी। फिलहाल INLD के अध्यक्ष हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला हैं, जो कि देवीलाल के बेटे हैं और अभय और अजय के पिता हैं। 2 दिन पहले जिन लोगों ने किया था, उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगा जल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं, और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था? ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पे भी एक प्रश्न मार्क खड़ा होता है कि ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, जब यहाँ पर ऑलरेडी मूर्ति थी जिसका पहले पूर्ण तौर पर यहाँ पर स्थापित करी गई थी, उसके बाद इसको बदलने का, इसको नई मूर्ति लाने का इसका कारण क्या है? इसका कारण तो कोई बताए। हमने तो आज इस मूर्ति का पवित्र इसको करके गए हैं, आज इसको पवित्र करने यहाँ पे आए हैं गंगा जल से धो करके, और दोबारा जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम को जिन लोगों ने खराब करने का काम किया, बारी बारी जिन्होंने इस्तेमाल किया, अगर इतना ही इनको जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम का अगर इनको ध्यान है, तो क्यों इन्होंने, जब KMP का नाम बदला गया था, जब वहां पर सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की आई तो उन्होंने, और BJP की बनी। वहीं फरीदाबाद जिला पुलिस को गुरुवार रात पूल पार्टी कर रहे कुछ लड़के लड़कियों की सूचना मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 7 लड़के और 7 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मौके पर सभी युवक नशे की हालत में मिले। इसके अलावा पूल पार्टी में बाहर से लड़कियां बुलाने की भी बात सामने आई है। बता दें कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी युवक और युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच कर रही है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं के बाद अब 12वीं के रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने मानक तय कर लिए हैं। ये मानक 10वीं से अलग होंगे। बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम 25 जुलाई तक तय करेगा। बोर्ड 10वीं के बाद अब 12वीं का परिणाम भी परीक्षा लिए बिना घोषित करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बाकायदा इसके लिए एक प्लान भी तैयार किया गया है। 12वीं में 10वीं की तरह आंतरिक मूल्यांकन मानक नहीं होंगे, बल्कि 10वीं के 30%, 11वीं के 10% और 12वीं के 60% अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए हरी झंडी मिलने के बाद परिणाम 25 जुलाई तक घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा भूजल स्तर को कायम रखने के लिए महत्वाकांक्षी मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी, लेकिन मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल में उत्पन्न हो रही तकनीकी खामियों की वजह से किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत किसानों को धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलों के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जब यह योजना शुरू हुई थी, उस समय अंबाला जिले को 3,000 एकड़ भूमि पर धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलों को किसानों द्वारा लगाने का टारगेट दिया गया था, जिसमें हमने 1500 एकड़ भूमि पर किसानों द्वारा धान की बिजाई न करवाने में कामयाब रहे थे। वहीं इस वर्ष यह टारगेट 3 गुना बढ़कर 10,085 एकड़ का किया गया है। हालांकि अभी तो सीजन शुरू हुआ है और हम अभी तक 500 एकड़ भूमि पर किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। स्कीम अभी ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है काम, और 450 एकड़ से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कुछ तकनीकी इसमें दिक्कत थी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में, वो डेली बेसिस पे, अगर आवरली बेसिस पे हम अपडेट कर देते हैं अगर कोई समस्या हो तो। और किसान इस दिशा में जागरूक हैं और वो
पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। देखिए साहा, शाहजहांपुर, बराड़ा ये तीनों हमारे डार्क जोन में आते हैं और इस तरह से किसानों को हम सेंसिटाइजेशन जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है किसानों को जागरूक करने का, उन्हें समझाया जा रहा है कि। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।